बहुत ही एक महत्वपूर्ण समय में आपने ये जो चर्चा का जो विषय रखा है। हम CI2 के तरफ से, भारत के मजदूर वर्ग के तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं कि जब हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो उत्तरी भारत और मध्य भारत में जो नए मजदूर वर्ग का एक विद्रोह, मजदूर वर्ग का एक नया विद्रोह शुरू हुआ है, और इसमें संगठित, मतलब जो यूनियन के द्वारा संगठित है इस क्षेत्र के मजदूर, और जो संगठित नहीं है ये क्षेत्र के मजदूर भी, जो अलग अलग तरीके से एक जन विस्फोट का जन्म दिए हैं। इसके बारे में आप आपके शाखा, आपके पार्टी के स्टेट कमेटी की ओर से जो चर्चा का विषय रखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा हमारे पार्टी के जरिए आम मजदूर, किसान और अलग अलग क्षेत्र के जो साथी है इनको जितना ज्यादा जानकारी मिलेगा उतना ही हमें मदद मिलेगा। ये जो लड़ाई, ये जो जन विस्फोट, जन उभार हुआ है, इसको एक स्थायी संघर्ष के रूप में लेके जाने के लिए, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि ये महत्वपूर्ण विषय में आपने आज ये चर्चा का आयोजन किया। मैं धीरे धीरे कुछ पहलू आपके सामने रखने का कोशिश करूंगा। पहला बात तो यह है कि ये पूरे उत्तर और मध्य भारत में ये जो मजदूरों का जो स्पॉन्टेनियस, जो स्वतःस्फूर्त संघर्ष, आंदोलन शुरू हुआ है, इसको हम दो हिस्से में देख सकते हैं। पहले हिस्से का जो संघर्ष, वो संघर्ष शुरू हुआ बरौनी रिफाइनरी, बिहार के बरौनी रिफाइनरी से। वो बरौनी होते हुए वो आया हरियाणा के पानीपत रिफाइनरी में, पानीपत से वो गया गुजरात का एक स्टील फैक्ट्री है निप्पॉन स्टील फैक्ट्री में, वहां से वो चला गया मध्य प्रदेश का लारा बोल के एक NTPC प्लांट है वहां पे। ऐसे ये जो है फर्स्ट चरण में, पहले चरण में ये संघर्ष घूमता रहा। ये संघर्ष पहले चरण में घूमते हुए लगभग लगभग मार्च महीना का एंड तक ये पहले चरण का संघर्ष चला। ये पहले चरण का संघर्ष का जो खासियत है, एक दो तीन चार करके अगर हम आपको बोले तो ये हुआ था खास करके जो पब्लिक सेक्टर प्लांट्स है, जैसे बरौनी, आप IOCL जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसकी पेट्रोलियम का रिफाइनरी है, जैसे पानीपत ये पेट्रोलियम का रिफाइनरी है। ये जो पब्लिक सेक्टर का जो प्लांट है या फिर स्टील का जो प्लांट है, बिजली का जो प्लांट है, NTPC प्लांट है, यहाँ पे जो निर्माण मजदूर काम करते हैं, निर्माण मजदूर मतलब जब प्लांट का एक्सपेंशन होता है तो भारी मात्रा में निर्माण मजदूर काम करते हैं। ये निर्माण मजदूर खास करके आप अगर देखेंगे कि बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, जैसे L&T, जैसे मेघा इंजीनियरिंग, जैसे टाटा, ये बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये लोग जो है कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद वहां पे छोटे छोटे मजले कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको जो है सब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और वो फिर लोकल कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, मैन पावर सप्लाई एजेंसी इसको देके ये काम करवाता है। एक एक प्लांट में जब एक्सपेंशन का काम होगा तब लगभग लगभग 30,000 40,000 वर्कर भी एक एक प्लांट में काम करता है। दूसरा जो इसका खासियत, मैंने पहला खासियत बताया कि पब्लिक सेक्टर में जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहां पे काम करने वाले मजदूर वो ज्यादा मात्रा में ये संघर्ष में पहले चरण में आए। दूसरा इनका नेचर है कि ये सभी मजदूर जो है ठेके में काम करने वाले मजदूर हैं। मैंने आपको बताया कि बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी जब ठेका लेता है और छोटे मजले कॉन्ट्रैक्टर को देके उसको काम करवाता है, ये जो ठेके के मजदूर है ये संघर्ष में आ गए। तीसरा जो इसका खासियत है कि ज्यादा से ज्यादा ये मजदूर को आप देखेंगे तो ये सभी प्रवासी मजदूर है। प्रवासी मजदूर, जो प्रवासी मजदूरों का जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, उड़ीसा से, ये उत्तरी और मध्य भारत के अलग अलग जगह में, या फिर उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र से पश्चिम क्षेत्र में, या फिर दिल्ली NCR इलाका में, ये सब जगह में जो काम करने के लिए आते हैं, ये प्रवासी मजदूर, इनका ये संघर्ष के जो सेंटर है, जो न्यूक्लियस है,
जो केंद्र है, इसमें ये प्रवासी मजदूर रहे हैं। 4 नंबर जो इसकी खासियत है कि ये सभी जगह में ये जो संघर्ष हुआ, ये कहीं पे भी यूनियन नहीं है, ये यूनियनाइज्ड वर्कर नहीं है। मतलब कहीं पे भी आप नहीं, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई यूनियन एक जो है प्लानिंग करके कि हमारे मजदूरों का बहुत दुख तकलीफ है, हमें बहुत बड़ा संघर्ष में जाना है, ऐसा प्लानिंग किया, ऐसा नहीं है। ये सभी संघर्ष का एक ये फीचर है कि ये स्वतःस्फूर्त है। अगला जो इसका खासियत है, 5 नंबर अगर खासियत हम बोलेंगे, तो ये है कि ये जो संघर्ष चला, ये जो मैंने आपको बताया कि पहला चरण का जो संघर्ष है, ये सभी जगह में संघर्ष में इनकी मांग, 3-4 मुख्य मांगे इनकी थी। वो है कि एक, कि इनकी काम के घंटे जो है वो ज्यादा से ज्यादा जगह में 12-12 घंटा, 13-13 घंटा काम के घंटे इनके हैं, तो काम का घंटा 8 घंटा किया जाए। दूसरा जो है कि अगर 8 से ज्यादा आप काम करवाते हो तो आपको डबल ओवर टाइम का पैसा, जो डबल रेट में पैसा मिलना चाहिए, वो मिले। तीसरा जो है कि ये जो ठेके के मजदूर हैं, इनके काम की कोई सुरक्षा नहीं है, किसी को भी रखते हैं, किसी को भी काम से निकाल देते हैं। तो तीसरा मांग था कि काम की जो है सुरक्षा हो जाए। चौथा जो मांग था कि इनकी वेतन की बढ़ोतरी हो, वेतन की बढ़ोतरी हो, जो मिनिमम वेज इनको मिलता है वो मिनिमम वेज से ज्यादा मिनिमम वेज उन्हें मिले। मैंने आपको बताया कि ये ज्यादातर जो पहला चरण का जो खासियत है कि जो पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी स्टील प्रोडक्शन, बिजली प्रोडक्शन, ये सब जगह के कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूरों के बीच में जो संघर्ष चला, ये संघर्ष का पहला चरण का खासियत है कि यहाँ पे केंद्र के तय किए हुए हार में मिनिमम वेज, केंद्र के तय किए हुए दर में जो न्यूनतम वेतन उन्हें मिलता है। मतलब लगभग लगभग सभी जगह में इनका इनकम जो है लगभग 22,000, 25,000, 26,000 इसके आसपास में इनका इनकम है। नेक्स्ट जो कम्युनलिटी है, जो साधारणता है ये संघर्ष में, यहाँ के जो मजदूर हैं, ये मजदूर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट जो है, इनके इनके साथ में एक्सीडेंट या हादसा होता है, और एक्सीडेंट होने के बाद जो ठेकेदार है या जो मेन प्लांट का जो कंपनी है, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। सब जगह पे आप देखिएगा कि मजदूर मर जाता है, जल जाता है, हाथ किसी का चला गया, पैर किसी का चला गया। ये परिस्थिति में ये मजदूर काम करते हैं। इनके रहने के जगह आप क्योंकि हम लोगों को मजदूर कॉलोनी के अंदर में काम करना पड़ता है, साथ में हम लोग जाते हैं, देखते हैं, तो रहने का जगह जो है इनकी असहनीय रहने का जगह है, रहने का परिस्थिति जिसको बोलते हैं कि जो ठेकेदार बोलता है कि वो कैंप है। कैंप का मतलब है कि एक लंबा शेड होगा, वो शेड के अंदर में छोटा 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 खोपचा जैसा घर होगा, एक एक घर में 5-7-10 मजदूर ऐसे रहते हैं, और ऐसे 4-5-6 घर मिला के आपको एक बाथरूम मिलेगा। अगर सुबह 8 बजे का शिफ्ट पकड़ना है तो 7 बजे निकलना पड़ता है, 7 बजे अगर निकलना पड़ेगा तो आपको 5:30 बजे से आपको बाथरूम जाने के लिए, संडास जाने के लिए आपको लाइन लगाना पड़ेगा। ये एक परिस्थिति है। और 12 घंटा काम है, रात को 8 बजे तक काम है, 8 बजे काम करने के बाद घर लौटते लौटते 8:30-9 बज जाएगा। 9 बजने के बाद फिर खाना पकाना पड़ेगा। जो रूम में रहते हैं वहां पे ना तो वेंटिलेशन है, ना हवा आती है, ना सही से रोशनी आता है, ना वहाँ का रहने का जो परिस्थिति है उसमें हाइजीन, उसमें साफ सुथरा है, पानी का सही बंदोबस्त है। मतलब मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर, एक असहनीय, अमानविक, एक पशु जैसे परिस्थिति में इनको रहना पड़ता है। ये हमारे देश का रियलिटी है, जहाँ पे ये बड़े मल्टी जो पब्लिक सेक्टर के प्लांट भी, वहाँ वो प्लांट का निर्माण करते हुए मजदूर रहते हैं। इसका जो दूसरा चरण में जो मूवमेंट शुरू हुआ, वो शुरू हुआ खास करके दिल्ली एनसीआर से। ये शुरू हुआ दिल्ली एनसीआर का, पहले ये शुरू हुआ मानेसर गुड़गांव वो इलाका से, मानेसर गुड़गांव होते हुए आया नोएडा में, नोएडा से ये मूवमेंट चला गया फरीदाबाद में, फरीदाबाद से राजस्थान का निमराना, भिवाड़ी, और ये फिर फैलना शुरू किया। फिर वो चला गया उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र में, रुद्रपुर, उधमनगर, पंजाब का कुछ हिस्सा में, उत्तर प्रदेश के कुछ दूसरे दूसरे हिस्से में, मध्य प्रदेश के कुछ जगह में ये फैल रहा है। ये जो दूसरे चरण का जो संघर्ष शुरू हुआ, ये दूसरे चरण का शुरू हुआ खास करके जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहां पे प्रोडक्शन में काम करते हैं जो
लाखों के तादाद पे जो ठेके के मजदूर, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, उनके अंदर से ये संघर्ष शुरू हुआ। तो मैंने आपको पहले बताया कि पहला था कि पब्लिक सेक्टर, खास करके पब्लिक सेक्टर का जो कंस्ट्रक्शन, निर्माण के मजदूर हैं, जिसको केंद्र के हार में, केंद्र का फिक्स किया हुआ रेट में खास लगभग लगभग वेतन मिलता है, 22, 24, 25 हजार रुपए वेतन मिलता है, पर प्रवासी मजदूर है जिनको तकलीफ है, उन्होंने संघर्ष शुरू किया। दूसरे चरण का संघर्ष आप बोल सकते हैं कि ये मार्च के एंड और अप्रैल के शुरू से ये संघर्ष शुरू हुआ, और अभी मई महीना का शुरुआत तक ये संघर्ष अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से चल रहा है। अप्रैल का जब संघर्ष शुरू हुआ, ये संघर्ष शुरू हुआ, मैंने आपको बताया कि बड़े कंपनी, मंझले कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जो प्रोडक्शन के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हुए हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं जो ठेके के मजदूर, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, उनके उनके बीच में ये विस्फोट होना, ये विद्रोह होना शुरू हुआ। ये जो सेकंड चरण का, जो दूसरे चरण का संघर्ष है, इसमें जो वर्कर है वो भी ज्यादातर जो है प्रवासी मजदूर हैं, पर इनको वेतन जो मिलता है वो मिलता है लगभग लगभग 11-12 हजार रुपए, क्योंकि ये सभी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसमें राज्य का, स्टेट का जो तय किया हुआ वेतनमान है, वो वेतनमान के अनुसार उन्हें न्यूनतम वेतन मिलता है। अभी ये जो स्टेट मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे उत्तर भारत में सिर्फ ये स्टेट, एक दो स्टेट नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे हरियाणा, जैसे राजस्थान, या फिर बाकी भी जो राज्य हैं उत्तर और मध्य भारत के, आप इसमें देखिएगा कि इसमें ज्यादातर राज्य में लगभग लगभग न्यूनतम वेतन जो सरकार का, राज्य सरकार का घोषित न्यूनतम वेतन है, वो 11 से 12 हजार रुपए ऐसे न्यूनतम वेतन है। ये 11 से 12 हजार रुपए न्यूनतम वेतन दो तरीके से बढ़ता है। एक है कि हर साल 2 बार करके इसकी बढ़ोतरी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि चीज बीज का भाव जैसे बढ़ता है वैसे महंगाई भत्ता उसके साथ में जोड़ा जाता है, ताकि न्यूनतम वेतन का मान जो है, दर जो है, वो असल में गिर ना जाए। चीज बीज का भाव बढ़ गया और आपने न्यूनतम वेतन उसी तरीके से नहीं बताया, बढ़ाया, उसका जो है जो इन्फ्लेशन जो हुआ, जो प्राइस राइस हुआ, उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया, तो असल में हमारी खरीदने की, हमारी कंजम्पशन की ताकत जो है, क्षमता जो है, वो कम हो जाता है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए जो सरकार का नीति है कि 6-6 महीने में एक जो है बाजार से सर्वे करके उसको बढ़ाया जाए, ताकि जिस तरीके से चीज बीज का भाव बढ़ रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन इसमें एक बात है कि हर स्टेट में हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का वेतन में बढ़ोतरी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का वेतन में उस तरीके से बढ़ोतरी नहीं होता है। और स्टेट गवर्नमेंट का जिस तरीके से बढ़ोतरी होता है, अगर ये प्राइवेट सेक्टर देखेंगे, उस तरीके से बढ़ोतरी नहीं होता है। तो बहुत साल ऐसा हो जाता है जो 6-6 महीने में जब बढ़ोतरी होता है, कभी 3 रुपए, कभी 6 रुपए, कभी 8 रुपए, ऐसे करके डेली वेज में बढ़ोतरी होता है, कभी तो वो भी नहीं होता है। बोलने का मतलब है कि वो 6-6 महीने का बढ़ोतरी भी खास करके कोई बढ़ोतरी नहीं है। और न्यूनतम वेतन का जो कानून है उसमें एक एक स्टेट का अलग अलग कानून है, मतलब एक एक स्टेट का अलग अलग नियम का अधिनियम भी है। पर खास करके हम बोल सकते हैं कि हर 5 साल में न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए। ये रिवाइज इसलिए होना चाहिए कि मान लीजिए कि 5 साल पहले आपके पास में मोबाइल नहीं था, पर आज के दिन में मोबाइल का इस्तेमाल करना एक जरूरी जो है, एक महत्वपूर्ण हमारा जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है मोबाइल। तो 5 साल पहले मोबाइल आपके खर्चे में नहीं पकड़ा जाना चाहिए, 5 साल बाद उसको पकड़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिवीजन ऑफ मिनिमम वेज, मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं उसका बास्केट जो है, उसका जो सामान का जो डिब्बा जो है, जिसको बास्केट बोलते हैं, वो डिब्बा में नया नया सामान डाला जाना चाहिए, समाज के विकास के साथ साथ। आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि ये सभी स्टेट 10 साल, 12 साल, 15 साल से यहाँ पे मिनिमम वेज का रिवीजन नहीं किया गया है। उत्तराखंड का जन्म होने के बाद आज लगभग 25 साल चला है, जन्म होने के बाद उत्तराखंड में वहां पे मिनिमम वेज का रिवीजन नहीं किया गया। तो यहाँ पे मजदूर जो है 10 हजार, 12 हजार रुपए में काम करते हैं। सरकार घोषित वेतन है 8 घंटे का, 9 हजार, 10 हजार, 11 हजार, 12 हजार। अभी इसमें ये जो श्रृंखला का जो संघर्ष है, इसमें और खास बात क्या है, मैंने आपको बताया कि सेंट्रल स्फीयर जिसको बोलते हैं, केंद्र का जो दर है, इससे राज्य का दर लगभग लगभग आधा या आधा से कम है। और ये आधा या आधा से कम में भी ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री में
कॉन्ट्रैक्टर जो है, ठेकेदार जो है, वो अगर वेतन भी देता है तो वेतन का एक हिस्सा, मान लीजिए कि 10,000 रुपए वो वेतन मिला उसे, सीधा सीधी उसके खाते में 10,000 रुपए आ गया, तो कॉन्ट्रैक्टर को वहां से भी उसे 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, 2,500 रुपए उठा के वापस करना पड़ता है। मतलब वेतन जो मिलता है इतना कम वेतन, वो वेतन का एक हिस्सा भी उसे उन्हें जो है कॉन्ट्रैक्टर को वापस देना पड़ता है काम में आने के लिए, नहीं तो अगला दिन उसका गेट पास, उसका काम में आना बंद हो जाएगा। ये मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं कि किस तरीके से कानून का उल्लंघन होता है पूरे भारत में, मजदूरों के साथ शोषण करते हुए, कानूनी गैर कानूनी दोनों तरीके से कैसे हमारे साथ में शोषण किया जाता है। दूसरा जो बात है कि ये सब जगह पे आप देखिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, ठेके के मजदूर काम करते हैं, तो कभी कभी हो जाता है 1 महीना वेतन नहीं मिला, कभी 2 महीना वेतन नहीं मिला, कोई भी महीना में 7 तारीख के अंदर में वेतन नहीं मिलेगा। वेतन मिलेगा तो 14 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख ऐसा वेतन मिलेगा। तीसरा है कि 8 घंटा काम का वेतन है कि, लेकिन सब जगह में 10-10 घंटा, 11-11 घंटा वही वेतन में काम करवाता है, या फिर 12 घंटा, 13 घंटा काम करवाते हैं। थोड़ा सा सिंगल हाजिरी उससे उन्हें जो है ज्यादा दे देते हैं, डबल हाजिरी में कहीं पे काम नहीं होता है। सिंगल हाजिरी मिलने से भी लोगों को काम करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो असल में आय है 9,000 रुपए, 10,000 रुपए, 11,000 रुपए। थोड़ा 12 घंटा काम करेंगे तो 13, 14 हजार, 15,000 रुपए वो पैसा हाथ में आ जाता है। ये परिस्थिति है। उसके साथ बाकी जो हिस्सा मैंने आपको बताया था कि वही एक एकदम एक पशु जैसा जिंदगी, 10,000, 11,000, 12,000 रुपए में प्रवासी मजदूर है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, सभी जगह से हमें जो जाने से देखने को मिलता है कि अगर एक छोटा सा रूम भी लेंगे, वो छोटा रूम भी लेने के लिए 7,000, 6,000 रुपए पड़ता है। 2 आदमी, 3 आदमी रहते हैं तो उसके लिए भी 2-3 हजार रुपए एक एक आदमी का जो है उसमें खर्चा चला जाता है। और उसके ऊपर फैक्ट्री में आने जाने के लिए महीने का जो खर्चा चला जाता है वो लगभग लगभग 1-1.5 हजार रुपए। तो आपका 10,000 रुपए आय है, उसमें से 3,000 रुपए आपका रहने का चला गया, 500-600 रुपए आपका बिजली का चला गया, और आपका जो है 1,000, 1,500 रुपए आपका ट्रांसपोर्ट का चला गया। तो खर्चा हो गया 5,000 रुपए। तो आपके हाथ में रह गया 5,000 रुपए। ये 5,000 रुपए के अंदर में आपको जो है अपने खाने का दो दो टाइम, दोपहर को, रात को खाने का बंदोबस्त करना है, सुबह का नाश्ता खाना है। ये 5,000 रुपए के अंदर में आपको घर में बाकी अगर आपके साथ में बीवी बच्चे हैं उनको देखभाल करना है। ये 5,000 रुपए के अंदर में आपको बच्चे का पढ़ाई करवाना पड़ता है। ये 5,000 रुपए के अंदर में आपको घर में, गांव में, देश में, जहां से आप हैं वहां पे पैसा भेजना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि किस परिस्थिति में हमारे देश के मजदूर, जो देश के जीडीपी, ये जो हम दिल्ली एनसीआर से बोल रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में हमारे देश का 8% जीडीपी का उत्पादन होता है। ये 8% जीडीपी का उत्पादन करने वाले जो हिस्सा है मजदूर, उनका क्या दयनीय परिस्थिति हमारे देश में है। ऐसे भी मजदूर जीते हैं। जीते हैं कैसे? 12-12 घंटा, 14-14 घंटा काम करते हैं। जीते हैं कैसे कि घर में अगर 2-3, 16 साल, 17 साल के बच्चे हैं, वो भी काम में लग जाते हैं। जो जो हस्बैंड और वाइफ है, दोनों काम करते हैं, करके कुछ एक रहने के लिए 20,000, 22,000, 24,000 का इनकम करके रहने का, जीने का ही सिर्फ बंदोबस्त करते हैं। मतलब हम अपना जिंदगी सिर्फ जीने के लिए बिता देते हैं, जीने की कोशिश में बिता देते हैं। ये सब चल रहा था। इसके अंदर में ये चलते हुए भी हम ट्रेड यूनियन करने का कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे शासन, प्रशासन, मालिक, एक ट्रेड यूनियन को तोड़ने के लिए आपका पूरा प्रशासन ऐसे आपके अगेंस्ट में उठ पड़ेगा कि किसी के अगेंस्ट में भी केस, कोई भी अगर एक संगठन करने जाए उसको उठा के लेके जाना, कोई कोई लीडर जो है गायब हो जाता है, उनको पता नहीं चलता है, पुलिस उठा के लेके चले जाते हैं। मतलब यूनियन नहीं करने देंगे, ये था इनका समझदारी। इनका समझदारी था कि हम यूनियन नहीं करने देंगे। इनका समझदारी था कि अगर पक्के में रखेंगे तो ये लोग तो यूनियन कर लेंगे, तो कच्चे में रखेंगे, ठेके में रखेंगे तो ये जो है लड़ाई नहीं कर पाएंगे। पर इन्होंने गलती की। ये गलती का शुरुआत इसलिए हो गया कि आपको सभी को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जिनका हमारा देश, जो हमारे देश का बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा रिश्ता था ईरान के साथ, पर जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर में इतना घिनौना हमला किया और पूरे दुनिया का परिस्थिति में
एक युद्ध का जो असर डाल दिया। आप देखिए कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी आए और बोले कि आप खर्चा करना बंद कर दो, आप बाहर निकलना बंद कर दो, आप कहीं पे जाना बंद कर दो, घर से काम करो। मतलब हमारा देश एक संकट के अंदर में जा रहा है। या तो चारों ओर वो लोग जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, पर हमारा देश जो है और हर रोज संकट के अंदर में जा रहा है। हम लोग बोल रहे थे कि देश संकट में जा रहा है, और संकट का पहला मार पड़ा है मजदूर के ऊपर। हमारा प्रधानमंत्री चले गए इजराइल, इजराइल में जाके उनको माला पहना दिए। माला पहनाने के बाद ईरान के साथ में इजराइल और अमेरिका ने युद्ध लगा दिया। ईरान जो है हमारे ऊपर में गुस्सा हो गए, और जो हरमुज से जो हमारे देश में गैस आते थे, एलपीजी आते थे, सब आना बंद हो गए, फर्टिलाइजर आना बंद हो गए। हम आपको बता रहे हैं कि एक हिस्से का संघर्ष, एक हिस्से का विद्रोह तो अभी तक चला, एक दूसरा हिस्सा अभी आने वाला है, क्योंकि पूरे देश में फर्टिलाइजर नहीं आया है। ये खरीफ का जो नया सीजन आएगा, वहां पे फर्टिलाइजर का नया संकट दिखाई देगा, जिससे हमारे देश के किसान को भी बड़े मात्रा में रास्ते में आने का एक जरूरत, एक जो है आवश्यकता तैयार हो गया है। वो दूसरी बात है, वहां पे हम आज नहीं जा रहे। पर जो मैंने आपको बताया कि हुआ ये कि हमारे देश में एलपीजी का संकट शुरू हुआ। एलपीजी का संकट पहले जिनके पास में एलपीजी कनेक्शन है उनको समझ में नहीं आया। पर हम आपको पहले ही बताएं कि ये जो लाखों लाखों करोड़ों मजदूर हैं, ये सभी प्रवासी मजदूर हैं। ये प्रवासी मजदूर क्या करते हैं कि वो, उनको जो है इनके पास में कनेक्शन नहीं होता है, तो इनको जो है बाजार से खुले में गैस खरीदना पड़ता है। ये बाजार से खुले में गैस खरीदते हैं, और खुले में गैस खरीदने के लिए एक एक केजी का सिलेंडर जाते हैं, रिफिल करवा के लेके आते हैं, या 5 केजी का सिलेंडर लेके जाते हैं, रिफिल करवा के लेके आते हैं। 1 केजी का सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए सामान्य समय में इनको जो है 60 रुपए 70 रुपए इनको खर्चा होता है। जब ये क्राइसिस शुरू हुआ, 1 केजी का सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए इनको जो है लगभग लगभग 300 400 500 600 रुपए खर्चा करना पड़ा। अगर महीने में 5 केजी 6 केजी 7 केजी अगर आपका गैस चाहिए होता है, और लगभग लगभग वो तो चाहिए होता है, 2 आदमी अगर खाना खाएंगे तो 7 केजी से कम से तो नहीं होता है। तो सिचुएशन ऐसा बन गया कि 3 4 हजार रुपए आपका गैस का मिले, खर्चा आपका बन रहा है। तो हम मजदूरों का जो परिस्थिति हुआ, किसी से आप बात कीजिएगा, लोग बोल रहे हैं कि कितना दिन हम रात को बिस्किट खा के, कितना दिन रात को हम जो है वो सूखा रोटी खा के हम सोएंगे, जिसको बोलते हैं वो रोटी खा के हम सोएंगे। कितना दिन बोल रहे हैं कि खाना, पका हुआ खाना हम नहीं खा पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि फैक्ट्री में जब काम करते हैं तो कहीं पे कॉन्ट्रैक्टर का जो है वहां पे एग्रीमेंट है कि खाना देना, खाने में कीड़ा होता है, खाना खाने लायक नहीं होता है, ये परिस्थिति में हम लोग काम करते हैं। और तब भी हम लड़के जीने का कोशिश करते हैं। पर एक एक जो है आय के नीचे अगर आप चले जाओगे तो आप मर जाओगे, आपको खाना नहीं मिल रहा है, ऐसा परिस्थिति है। बोल रहे हैं कि हम एक एक बेला खाके, 1 टाइम खाके, हम कैसे करके 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा काम करेंगे। एक महिला आप देख रहे थे वीडियो में, वो रो रही है, बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है 7 दिन का हमें दवाई देना चाहिए, 7 दिन का दवाई हम बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं, 1 दिन हम दवाई दे रहे हैं, माँ रो रही है। तो लोग जो है कि जब आप दीवार में आप जो है लास्ट जो कॉर्नर है, आपको जो है पूरे देश के सरकार आपको जो है धक्का देके वहां पे घुसा दिया है, तो आप क्या करेंगे? आपको रास्ते में आना पड़ेगा। और मजदूर लाखों के तादाद में रास्ते में आना शुरू किए। और क्योंकि संगठित नहीं है, क्योंकि यूनियनाइज नहीं है, तो प्रशासन शासन को भी पता नहीं चला, या हमें भी पता नहीं कि कहां पे मजदूर हजारों के तादाद में रास्ते में आना शुरू करेंगे। भारत का मजदूर वर्ग ये संघर्ष के जरिए, क्यों वो सबसे अगवा वर्ग है, वो अपने आप में प्रतिष्ठा किया ये संघर्ष के जरिए। आप देखिए, सरकार ने सोचा था कि हम अगर इसको असंगठित रखेंगे, अगर इसको पक्का नहीं करेंगे तो ये लोग लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हो गया उल्टा। मजदूर देखा रहे हम तो जीने का परिस्थिति नहीं है। मजदूर देखा हम तो ऐसे ही मर रहे हैं, अगर हमें मरना ही है तो हम रास्ते में आएंगे, विरोध करेंगे, विक्षोभ करेंगे, हमारा आवाज को बुलंद करके हम रास्ते में लाएंगे। सरकार ने सोचा कि यहाँ पे यूनियन नहीं रहेगा तो कोई आंदोलन नहीं कर पाएगा। मजदूर ने सोचा कि ठीक है, यूनियन तो नहीं है,
पर अगर हम एक के साथ दूसरा संपर्क करना शुरू करें तो हम आ सकते हैं। जो सोशल मीडिया आज हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि हम ये मीटिंग जो है सोशल मीडिया पे भी डालेंगे। जो सोशल मीडिया हम लोग इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं संगठित रूप में, ट्रेड यूनियन मूवमेंट की तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टी की तरफ से, इन सोशल मीडिया का क्या बेहतरीन इस्तेमाल मजदूरों ने किया। मजदूरों ने सोशल मीडिया से अपना ही वीडियो, कहीं का आंदोलन का वीडियो दूसरे जगह में शेयर किया। एक एक मजदूर का वीडियो लाख लाख शेयर हुआ है, लाख लाख व्यू हुआ है। तो क्या हुआ, एक कंपनी का कहीं जगह पे कोई यूनिट पे मजदूर ने एक हड़ताल कर दिया। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी करती है कि यहाँ का प्रोडक्शन वहां पे भेज देता है कि ठीक है यहाँ पे हड़ताल चल रहा है, वहां पे प्रोडक्शन कर देते हैं। मजदूरों ने दूसरे प्लांट में भी हड़ताल कर दिया, और दूसरे से तीसरे प्लांट में भी हड़ताल कर दिया। एक एक ग्लोबल ब्रांड है, एक एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसके हर प्लांट में एक के बाद दूसरा तीसरा हड़ताल होना शुरू हो गया। ऐसा इसका असर रहा। और ये जो है मजदूरों ने अपना सोशल मीडिया से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से वीडियो को इतना फैलाया, अपने बीच में कोऑर्डिनेट किया, एक दूसरे को उत्साह दिया। ये स्वतःस्फूर्त आंदोलन ने, और स्वतःस्फूर्तता के साथ ये समझ लीजिए कि इसके अंदर में मजदूरों का जो चेतना है, जो इंस्टिंक्ट है, वर्क का जो इंस्टिंक्ट है, इसका इतना शानदार रिफ्लेक्शन हुआ कि वो शानदार रिफ्लेक्शन के चलते जो बड़े ब्रांड है, वो ब्रांड के मालिक, मैनेजमेंट जो है, वो मजदूरों के साथ में बात करने के लिए मजबूर हो गए। बोले कि ठीक है 3,000 रुपए, 4,000 रुपए हम बढ़ोतरी आपको कर देते हैं। जब सरकार ने भी घोषणा नहीं किया, तब भी बहुत जगह में प्लांट लेवल में जो है एग्रीमेंट नेगोशिएशन होना शुरू हो गया था। आप नोएडा के बारे में सुने होंगे। नोएडा में 13 तारीख को एक दिन में 83 जगह में, 83 जगह में मजदूर अलग अलग कंपनी के, अलग अलग फैक्ट्री के रास्ते में आ गए। और दूसरा जो किया, देखिए कि ये पूंजीवाद जो है आज के जमाने में, पूंजीवाद बड़ा फैक्ट्री को बंद कर दिया। जो पुराना फैक्ट्री जहां पे 10,000 15,000 लोग जो है एक प्लांट के अंदर में, एक सब जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें काम करते थे, पूंजीवाद ने वो फैक्ट्री को तोड़ दिया। एक फैक्ट्री में 1,000 वर्कर काम करते हैं, 200 वर्कर काम करते हैं, 300 वर्कर काम करते हैं। ये 200 वर्कर वाला फैक्ट्री से सामान आता है, दूसरा 300 वर्कर वाला फैक्ट्री में, यहाँ पे कुछ काम होता है, चला जाता है दूसरा एक फैक्ट्री में। मजदूरों ने क्या किया, एक फैक्ट्री में हड़ताल किया, वो फैक्ट्री में जहां से सामान आता है वहां पे भी हड़ताल किया, और जहां पे वहां का सामान जाता है वहां पे भी हड़ताल किया। हम बोलते हैं कि वैल्यू चेन। तो वैल्यू चेन को पकड़ के वो हड़ताल करना शुरू कर दिया, ताकि उत्पादन का श्रृंखला में हर जगह में हमला हो जाए। तो इसका मतलब है क्या, एक जो है वैल्यू चेन को पकड़ के हड़ताल करना, और एक है एक ही ब्रांड का अलग अलग प्लांट में, अलग अलग फैक्ट्री में हड़ताल करना, ताकि प्रोडक्शन को जो है यहां से वहां, वहां से यहां शिफ्ट नहीं कर पाए। पूंजी को जो है असल में ही एक चैलेंज के सामने खड़ा कर दिया ये मजदूर आंदोलन। और ये मजदूर आंदोलन का एक दूसरा खासियत है जिसको लेके हम बात करेंगे कि क्यों ये संगठित आंदोलन नहीं आए। ये इसकी दुर्बलता है, मतलब इसका जो है खामी है। पर इसका एक ताकत ये भी है कि क्योंकि इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था, ये स्वतःस्फूर्त है। तो ये जो है असल में ही सरकार को, शासन को, प्रशासन को जो है एक चैलेंज के अंदर में उनको पता भी नहीं चला कि कहां पे, कब, किस तरीके से ये संघर्ष, ये विद्रोह, ये उठने वाला, ये जागने वाला, ये उनको पता नहीं चला। और ये असल में एक चुनौती के सामने उनको खड़ा कर दिया ये संघर्ष ने। दो तरीके से जो राज सत्ता है, राज सत्ता दो तरीके से ये संघर्ष को कंट्रोल करने का कोशिश की। एक है, आप समझ लीजिएगा कि जो जो प्रदेश में 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल में भी मिनिमम वेज की रिवीजन नहीं हुई, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन का हड़ताल ने वो प्रदेश में मिनिमम वेज का रिवीजन करने के लिए हरियाणा का बीजेपी सरकार, उत्तर प्रदेश का बीजेपी सरकार, उत्तराखंड का बीजेपी सरकार, हर जगह में इस सरकार को इन्होंने मजबूर कर दिया। कोई जगह में 2,000, कोई जगह में 2,500, कोई जगह में 3,000, 4,000, ऐसा करके बढ़ोतरी हुआ है। 2, 2.5, 3, 4,000 बढ़ोतरी से समस्या का कोई समाधान नहीं होने वाला है। पर इसके साथ में हमें यह समझ लेना चाहिए कि मजदूर आंदोलन अगर अपने ताकत के बलबूते पे खड़ा होता है, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इतना सशक्त बीजेपी का शासित राज्य में भी वहां के सत्ता को भी वो जो है अपना जायज मांग को मंगवाने के लिए
मजबूर कर सकता है। एक तो है कि सत्ता, राज सत्ता ने ये समझ गए कि अगर इसमें हम अगर बढ़ोतरी नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, मजदूर जो अपना जिंदगी जीने का लड़ाई कर रहा है, ये जिंदगी जीने, ये बेहतर रहने का लड़ाई नहीं है, हम ज्यादा हिस्सा चाहते हैं हमारे उत्पादन से, वो लड़ाई नहीं है, हमारी जीने का, हमारा अपना परिवार को आगे लेके जाने का, हमारा रिप्रोडक्शन का जो हमारा समाज के अंदर में, हमारे समाज को कंटिन्यू रखने का जो प्रक्रिया के ऊपर में जो हमला पूंजी का हो गया है, उसको रोकने के लिए, उसको थोड़ा पीछे धकलने के लिए जो संघर्ष है, वो संघर्ष को तोड़ने के लिए एक एक तो है कि शासक को मजबूर होना पड़ा बढ़ाने के लिए, और वो संघर्ष को तोड़ने के लिए जिस तरीके से मजदूरों के ऊपर में सरकार ने हमला किया, इसके बारे में पूरे देश में हमें बहुत जबरदस्त प्रचार करना चाहिए। हमला मतलब हर जगह पे जो है कि पुलिस मजदूरों को उठा के लेके गए, और नोएडा में तो हजारों के तादाद में मजदूरों को उठा के लेके गए, बच्चे को उठा के लेके गए मतलब कहाँ पे लेके गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, पता भी नहीं है कि कहाँ पे रखे हैं। पुलिस के पास जाओ तो पुलिस बोल रहा है कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट बोल रहा है जेल में जाओ, जेल में जाओ तो बोल रहा है कि कागज लेके आओ, कागज नहीं है, बेल के लिए पैसा देना पड़ रहा है। मतलब एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज पूंजी को देना कि हम यहाँ पे फिर से कोई मजदूर आंदोलन होने नहीं देंगे, इसका एक जो है राज्य सत्ता के तरफ से एक हरकत हमें देखने को मिला। नोएडा में जहां पे बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे जो है एनार्की हुआ है, कहीं ना कहीं पे जो है कि मजदूर जो है कहीं तोड़ फोड़ किया है, कहीं पे आग भी लगाया गया है। हम आपको बताते हैं कि पुलिस का कहना है, पुलिस ने हमें बोला कि 83 जगह में नोएडा में उस दिन आंदोलन हुआ और 2 जगह में हिंसा का घटना हुआ है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मजदूर संघर्ष जो है वो हिंसा करना नहीं चाहता है। हम मजदूर है, हम हिंसा क्यों करेंगे? हमें हिंसा नहीं करना है। हमें हमें पता है कि हमारी ताकत है कि हम अगर काम बंद कर देंगे, जो हमारा जनवादी अधिकार है, हमारा हड़ताल करने का अधिकार, अगर हम काम बंद कर देंगे तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है, कोई नहीं है जो ये समाज को चला सकता है। हमारे काम से, हमारे श्रम से ये दुनिया चलता है, ये हमें पता है। हमें हिंसा करने का कहीं पे कभी भी मजदूरों को जरूरत नहीं है। हमें ये पता है कि हमारी ताकत है कि हम हमारे देश के कानून के अंदर, हमारे संविधान के अधिकार के अंदर, हम अगर हमारा हड़ताल का अधिकार का प्रयोग सही से कर पाएंगे, हमारा काम करने का काम बंद करने का अधिकार का प्रयोग सही से कर पाएंगे, कोई भी सत्ता में हो वो हमारे साथ में आने के लिए, बात करने के लिए, हमारे साथ में बैठ के बात करने के लिए उसको हम मजबूर करवा सकते हैं। हमें हिंसा करने का, हमें षड्यंत्र करने का जरूरत नहीं है। पर कहीं कहीं पे हो सकता है कि कुछ घटना हो गया, पुलिस का कहीं पे लापरवाही, पुलिस ने कहीं पे गलत तरीके से वहां पे जो है इंटरवीन किया। हो सकता है कि वहां पे कुछ वर्कर के अंदर से भी कुछ गुस्सा, कुछ वहां का परिस्थिति के अंदर में कुछ एक घटना हो गया। पर सरकार का क्या करना चाहिए था? सरकार को मजदूरों के साथ में बैठ के कि ठीक है, हम समझ रहे हैं इतने दुख, इतने तकलीफ के अंदर में आपका जो है गुस्सा बाहर आ गया है, हम कोशिश करेंगे सुनने के लिए, बैठने के लिए। सरकार ने किया क्या? सरकार ने बोला कि हम इसको दमन करेंगे। और दमन के लिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर में हम बार बार बोलते हैं कि ये एक लेबर डिस्प्यूट है, ये एक श्रम विरोध है, इसको लेबर डिपार्टमेंट को इसको समाधान करना चाहिए। और आप देखें कि आला अफसर, मंत्री, कोई बोल रहा है पाकिस्तानी है, कोई बोल रहा है ये है, कोई बोल रहा है वो है, हमारे देश के मजदूर, देश का मजदूर जो लड़ रहा है जीने के लिए, उसको कोई षड्यंत्रकारी, कोई पाकिस्तानी, क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं अत्याचार कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये गलत है। ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ, ये हरियाणा में भी हुआ, ये उत्तराखंड में भी हुआ, ये राजस्थान में भी हुआ। हम बोल रहे हैं कि ये गलत है। CI2 बोल रहा है कि आप एक श्रम विरोध को दूसरा एक आयाम देने का कोशिश मत करो। आप श्रम विरोध को श्रम विरोध के रूप में देखो और उसका समाधान करने का कोशिश करो। मजदूर संगठन के साथ में बैठ के चर्चा करके उसका समाधान करने का कोशिश करो। मजदूर वर्ग के ऊपर में इस तरीके से हमला करना, दमन करना, ये जो है ये बंद करो, ये शासन का अत्याचार बंद करो। हम बोल रहे हैं संगठित मजदूर यूनियन, ये पूरे हिस्से में उनका रोल क्या रहा। एक बात तो हम आपको बता सकते हैं कि ये घटना जब शुरू हो रहा है, आप देखिएगा कि ये लगभग लगभग 12 फरवरी के हड़ताल के आसपास से शुरू हो रहा है।
12 फरवरी का हड़ताल पूरे देश में ऐतिहासिक हड़ताल रहा। जो हड़ताल का एक प्रमुख प्रमुख जो जगह था वो है कि लेबर कोड लागू मत करो। लेबर कोड लागू होने से मजदूर वर्ग का जो 5 तरीके का हमला हम लोग बोल रहे हैं कि पहला हमला है कि हमारे देश के संगठित क्षेत्र के लगभग लगभग 90% लगभग 90% मजदूर जो है कोई भी कानूनी जो सुरक्षा है उसके बाहर चले जाएंगे। दूसरा हमला है कि काम का घंटा, वो 8 घंटा था, वो 12 घंटा भी हो सकता है, 13 घंटा भी हो सकता है, जैसे मालिक चाहेंगे सरकार चाहेंगे उस तरीके से काम का घंटा बढ़ा सकते। तीसरा जो हमला है कि पक्का काम जो है नहीं रहेगा, कच्चा काम को ही कानूनी कर दिया, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ला दिया। चौथा जो है हमारा ट्रेड यूनियन करने का, ट्रेड यूनियन बनाए रखने का, ट्रेड यूनियन बचाए रखने का जो अधिकार है वो चला जाएगा, हमारा हड़ताल करने का अधिकार चला जाएगा। और पांचवा जो है मजदूर कुछ भी कानूनी जो सेफ्टी होता है, सिक्योरिटी होता है, कहीं पे वायोलेशन होता है, वो श्रम दफ्तर में जाता है, वहां पे जाके एक शिकायत दर्ज करवाता है, वहां पे इंस्पेक्शन होता है, वो इंस्पेक्शन, वो शिकायत, वो सब का जो दायरा है उसको खत्म कर दिया। मतलब मजदूर को अनप्रोटेक्टेड कर देना। और सरकार ने क्या बताया था? सरकार ने बताया था कि अभी लेबर कोड लागू हो जा रहे हैं, लेबर कोड लागू हो जाने से सबका 22,000 24,000 रुपए वेतन हो जाएगा। हमारा प्रचार 12 फरवरी का हड़ताल, पूरे देश में हड़ताल में भारी प्रदर्शन, सीआईटीयू ने कॉल दिया था कि 1,000 जगह में 1,000 से ज्यादा हम मोबिलाइजेशन करेंगे। हमारे पास में अपने दम पे जो लास्ट आंकड़ा है कि लगभग लगभग 1700 1800 जगह में 1,000 से ज्यादा मोबिलाइजेशन हुआ था हमारे सीआईटीयू के अपने ताकत पे। उसके ऊपर किसान सभा का ताकत, उसके ऊपर खेतिहर मजदूर का ताकत, उसके ऊपर बाकी गण संगठन का ताकत, उसके ऊपर बाम बाया बाजू पार्टी लेफ्ट पार्टी का ताकत, और उसके ऊपर बाकी सेंट्रल ट्रेड यूनियन का ताकत। तो इससे एक आपको अंदाजा मिलेगा कि कितना भारी हड़ताल हम 12 फरवरी में करने के लिए सफल हुए थे। 12 फरवरी का हड़ताल का जो कैंपेन चला था वो कैंपेन लेबर कोड के बारे में भारत के मजदूर का एक बड़ा हिस्सा को जो है सूचित किया था, आगाह किया था कि कितना बड़ा एक हमला हमारे ऊपर में आने वाला है। और दूसरी तरफ जो मोदी जी का प्रचार था कि 1 अप्रैल से लेबर कोड लागू हो जाएगा, सबका 22,000 24,000 रुपए वेतन हो जाएगा, सबकी पक्की नौकरी हो जाएगी, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो 1 अप्रैल से जो ये मैन्युफैक्चरिंग वर्कर है वो लोग बोलना शुरू किए, क्या वो तो बोले थे कि लेबर कोड लागू होने से जो है 20,000 22,000 रुपए वेतन मिलेगा। हमारा वेतन क्यों 11,000 10,000 9,000 रुपए है? क्यों हमारे कॉन्ट्रैक्टर महिला मजदूर के ऊपर में इतना शोषण कर रहे हैं, इतना बदतमीज से बात करते हैं, किसी के ऊपर में यौन शोषण भी करते हैं? क्यों हमें हमें इंसान जैसा एक काम करने का जगह, एक रहने का जगह, एक खाने का जगह, एक जीने का एक परिस्थिति हमारे लिए नहीं है? ये दो तरीके से, एक हमारा जो कैंपेन रहा और एक जो है सरकार का कैंपेन रहा, दोनों ही मजदूरों को रास्ते में आने का दिशा दे दिया सरकार के खिलाफ मजदूर आंदोलन के साथ। तो एक तो बात है कि संगठित मजदूर आंदोलन का जो लगातार धारावाहिक जो संघर्ष है वो ये संघर्ष में एक बेंचमार्क, एक कैटलाइजिंग फैक्टर के रूप में, क्रिस्टलाइजिंग फैक्टर के रूप में ये संघर्ष काम किया। दूसरा जो विषय है कि जब जहां पे ये संघर्ष स्वतंत्र रूप में शुरू हुआ, पानीपत में शुरू हुआ, वहां पे हरियाणा सीआईटीयू पहुंच गया और वहां पे वो संघर्ष के अंदर में वो जुड़ने का कोशिश किया, संघर्ष को दिशा देने का कोशिश किया और एक जगह में पहुंचाने का कोशिश किया। मानेसर में, गुड़गांव में, जहां पे भी संघर्ष हुआ वहां पे सीआईटीयू पहुंचा। सीआईटीयू पहुंच के वहां पे मजदूरों के साथ में लड़ाई, संघर्ष को आगे लेके जाना मैनेजमेंट के साथ, प्रशासन के साथ, और जहां पे मजदूरों को केस दिया है वो मजदूरों को छुड़ाने के लिए भी सीआईटीयू कोशिश कर रहा है। नोएडा में हुआ, नोएडा में हमारे साथी सब पहुंचे और नोएडा में आपको पता है कि हम लोग सभी जाके पहुंचे, सीआईटीयू केंद्र के तरफ से हम लोग गए, पूरा सेंट्रल लीडरशिप, और पार्टी के तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, कम्युनिस्ट पार्टी के पीबीएम, कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे दूसरे जो है 4 राज्यसभा के सांसद, सब जाके मजदूरों का मुद्दा, जो हमारे ये उत्तरी मध्य भारत के मजदूरों का मुद्दा, वो मुद्दा उठाने के लिए नोएडा में भी गए, वहां पे डीएम के साथ मिलने के लिए कि मजदूर के ऊपर में आप, जो मजदूर लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने जायज मांग के लिए, उनको आप जेल में डालना बंद करो, उनको आप थाने में डालना बंद करो, उनको लॉकअप में रखना बंद करो, उनको छोड़ो। इस तरीके से जो है हस्तक्षेप करने का कोशिश किया। राजस्थान में, निमराना में, फरीदाबाद में, जहां पे भी संघर्ष हुआ है सीआईटीयू वहां पे पहुंचने का कोशिश किया है जितना भी हमारा ताकत है। जो रुद्रपुर है, उधम नगर उत्तराखंड में, वहां पे जाके हमारे नेता लोग जाए गए, बैठे रहे डीएम ऑफिस में, दिन भर धरना दिए और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उन लोगों को छुड़ाए।
सब जगह में अभी तक जो है, ये नोएडा में जो जिनको उठा के लेके गए, हम लोग जो है हमारा लॉयर को लेके एक स्पेशल फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया और वहां पे जाके वहां का रिपोर्ट लेके प्रेस में दिए, और वहां पे एक परमानेंट लीगल कैंप बनाया गया है। जो मजदूरों को जबरदस्ती पुलिस ने उठा के लेके गया, बहुत गलत गलत केस उनके ऊपर में डाला है, उनको लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे नेता हर बार जो है, कभी भी एक संघर्ष का आह्वान होता है, ये संघर्ष के चलते सीआईटीयू और हमारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन बाकी सब मिलके पहले 16 अप्रैल को, फिर 1 मई को, और फिर हम लोग ये 12 मई को हम लोग आह्वान किए हैं कि पूरे देश में सॉलिडारिटी एक्शन संघर्ष और इनका जो है आह्वान किए हैं। जब भी हम लोग कोई संघर्ष का आह्वान करते हैं, ये नोएडा क्षेत्र में, ये हरियाणा में देखा जाता है कि हमारे नेताओं को पुलिस आके जबरन जो है हाउस अरेस्ट कर देता है, किसी को उठा के लेके जाते हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के महासचिव और प्रेसिडेंट को भी, अध्यक्ष को भी उठा के लेके गए थे पुलिस, उनको हमें फिर संघर्ष करके छुड़ा के लाना पड़ा। इस इस दमन के बावजूद भी हर जगह में सीआईटीयू लड़ रहा है। सरकार ने बोला था कि हम नोएडा में मई दिवस करने नहीं देंगे। सीआईटीयू के राष्ट्रीय सचिव, दोनों राष्ट्रीय सचिव की उपस्थिति में नोएडा में 1 मई को हमारे ऑफिस में और नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में मई दिवस का झंडा जो है लहराया गया। हम संघर्ष के रास्ते में है। हमने बताया कि अभी हमारे सामने जो काम है, वो काम हमने जो तय किया कि हम कोशिश करेंगे कि जहां पे ये संघर्ष हुआ है, वहां पे मजदूरों के साथ में एक संपर्क तैयार करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जो बढ़ोतरी करने का घोषणा किया है, आज देखिए 7 तारीख 8 तारीख बढ़ोतरी करने का बात हुआ था, लेकिन बहुत जगह में जो है वो बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह में जो बढ़ोतरी होने का बात हुआ था, वो बढ़ोतरी के अनुसार वेतन मिले। इसके बारे में हम लोग जो है एक जो है संघर्ष और उसमें जानकारी लाना और उसको सरकार के पास में दर्ज करवाना, ये कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रिहायशी इलाका है, जो लेबर बस्ती है, वहां पे जाके मजदूरों के साथ संपर्क करके धीरे धीरे मजदूरों का जो रहने का संकट, खाने का संकट, पानी का संकट, बिजली का संकट, उनकी जिंदगी का जो संकट है, ये संकट के साथ में जुड़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये लीगल सेल जो है, वो इंडस्ट्रियल वर्कर के ऊपर में जो दमन हो रहा है, वो दमन में वो हस्तक्षेप करे और उनको किस तरीके से राहत दिलवाया जाए, उनको कैसे छुड़वाया जाए, उसके बारे में हम कैसे मदद करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये संघर्ष को एक सही में संगठित संघर्ष का रूप देने के लिए पूरे देश में धीरे धीरे ये न्यूनतम वेतन का रिविजन का मुद्दा, 26,000 रुपए कम से कम वेतन का मुद्दा को लेके एक नेशनल लेवल संघर्ष का रचना कैसे किया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसानों से, हम एसकेएम से भी बात की है कि कैसे, क्योंकि ये सभी जो वर्कर है किसान के घर के वर्कर है, तो कैसे किसान संगठन को भी ये संघर्ष के अंदर में जोड़ा जाए। उनके घर, क्योंकि ये सभी प्रवासी मजदूर हैं, उनके घर के साथ में भी कैसे संपर्क किया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि महिला मजदूर का मुद्दा, खास करके जहां पे महिला मजदूर के ऊपर में शोषण होता है, यौन शोषण होता है, वहां पे कैसे करके इनको जो है अलग से एक प्राथमिकता देके हम कैसे वो मुद्दे को लेके हम कैसे आगे बढ़ सके, ये सब विषय में हम कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे संगठन नहीं बना है, वहां पे धीरे धीरे संगठन बनाने का कैसे कोशिश किया जाए, फैक्ट्री लेवल ट्रेड यूनियन का कैसे गठन किया जाए, क्योंकि ऐसा जो उभार है वो आएगा और चला जाएगा। अगर ये संगठित नहीं होगा तो ये लड़ाई को एक सस्टेन तरीके से पूरे देश का एक लड़ाई में बदलना ये संभव नहीं होगा। तो कैसे इनको जो है एक सस्टेन तरीके से एक उनका निर्माण किया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं ये जो सोशल मीडिया का काम जो है, इसको कैसे और भी दुरुस्त किया जाए, ताकि मजदूर जो है, हमारे जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया से उनको सही सही जानकारी मिले, सही तरीके से वो लोग जो है इनके बारे में उन्हें क्या उनका अधिकार है, कैसे वो मिलना चाहिए, उसके बारे में उन्हें जानकारी मिले। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के साथ, हमने योगी सरकार को भी लिखा है, हमने चीफ मिनिस्टर को भी लिखा है, योगी जी को लिखा है कि आप समय दीजिए, हम लोग आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मजदूर का जो गुस्सा है, उसका जो जरूरत है, उसको इस तरीके से आप दमन करके आप इसको सुलझाने का कोशिश ना करें। हम बोल रहे हैं कि इसको जो है, ये संघर्ष जो है, ये संघर्ष को एक बड़ा सामाजिक सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म के अंदर में लेके आना, मतलब
ये मजदूर मतलब सिर्फ मजदूर, ये ट्रेड यूनियन नहीं है, पूरे देश के आम जनता नागरिक। आप महाराष्ट्र स्टेट कमेटी है, महाराष्ट्र के आम जनता नागरिक, ये इतना बड़ा हमारे देश के अंदर में विद्रोह हो रहा है, मजदूर जीने के लिए लड़ रहा है, वो बात आम लोगों के अंदर में लेके जाना चाहिए। हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, हम जीने के लिए लड़ रहे हैं। हम जो देश का जीडीपी का सबसे ज्यादा उत्पादन का हिस्सा हमारे श्रम से जाता है, हम लड़ रहे हैं कि हमें जीने लायक एक परिस्थिति दिया जाए, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। कोई हम बड़ा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे हैं कि एक मजदूर बोल रहे हैं कि मालिक गाड़ी में आता है, एक के बाद एक हर महीना नया गाड़ी लेके आता है, हमें एक साइकिल खरीदने का भी हमें जो है हमें हमारा अधिकार नहीं है, हमारा क्षमता नहीं है। एक बोल रहे हैं कि सरकार कभी हमारा सुनवाई नहीं करता है, पर जब हम कुछ बोलने जाते हैं तो बोलता है कि आपने जो है कानून का वायलेशन किया, आपके अगेंस्ट में हम केस करेंगे। और हमारे ऊपर में जो कानून का वायलेशन होता है सब जगह में, लाखों लाखों मजदूर के ऊपर, ना ओवर टाइम का कानून, ना छुट्टी का कानून, ना आपका ग्रेचुइटी का कानून, ना टाइमली पेमेंट का कानून, सभी कानून का जो वायलेशन होता है, तब सरकार क्यों नहीं देखते? ये सरकार किसका है? ये मालिक का सरकार है या देश के जनता का चुना हुआ सरकार है? हम अलग से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी संगठन को सेंसिटाइज करें, हमारी संगठन को ये जो ये मजदूर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ये बहुत ही यंग वर्कर है, बहुत ही युवा वर्कर है, महिला वर्कर है। तो युवा महिला साथी अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों के बीच में रह के बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही मतलब एक प्लानिंग के साथ अगर हम हमारी संगठन बढ़ाने का कोशिश करते हैं, हमारी जायज मांग को लेके जाने का कोशिश करते हैं, तो हम एक नया शक्ति, नया ऊर्जा पूरे देश के जनवादी आंदोलन के अंदर में ला सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि ये जो मजदूर वर्ग का स्वतःस्फूर्त आंदोलन है, यहाँ पे मजदूर ने खुद ने प्लानिंग किया। हमारा काम ये नहीं है कि उसके खुद का प्लानिंग करने का ताकत क्षमता को खत्म कर देना। हमारा काम है कि मजदूर जब खुद का संघर्ष का ताकत से राज सत्ता के अगेंस्ट में चैलेंज देता है, तब उनके अंदर में ये प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना, ये लड़ाई का अगला चरण का दिशा देना, ये लड़ाई धीरे धीरे कैसे ये व्यवस्था को बदलने के लड़ाई में बदला जा सकता है, उसके अंदर में लेके जाना। मतलब एक सही में मजदूर का ऑटोनॉमी, मजदूर का खुद का सोचने का ताकत, और उनके साथ में एक विचारधारा, एक राजनीति, जो राजनीति असल में मजदूर वर्ग का, जनता का राज कायम करने का राजनीति, ये दोनों को एक साथ करने का एक लंबा संघर्ष संगठन का चुनौती हमारे सामने खड़ा हुआ है। आखिरी बात बोलेंगे, जब हमसे आपसे हम बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले भाजपा जो है 21 नवंबर को भाजपा बिहार चुनाव के बाद अचानक से लेबर कोड का नोटिफिकेशन किया था, इम्प्लीमेंटेशन बाकी था। हम लोग डर रहे थे कि ये जो बंगाल असम का चुनाव में भारी जीत हुआ, खास करके बंगाल का चुनाव, हम लोग डर रहे थे कि बंगाल चुनाव के बाद वो लोग रूल का नोटिफिकेशन करके लेबर कोड का इंप्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। लेबर कोड का इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दी है। 2 दिन पहले उन्होंने लेबर रूल का भी नोटिफिकेशन किया। लेबर कोड अभी पुराना सभी कानून को खारिज करके लेबर कोड हमारे देश में लागू हो गया है। हम बोल रहे हैं कि हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के मजदूर अपने अधिकार के अंदर, अपने कानूनी अधिकार के अंदर रह के कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से अपना आवाज को बाहर लेके आ पाए। अभी कानून भी उनके हाथ से निकल गया। हम लड़ेंगे, हम देश के मजदूर पूरे ताकत के साथ लड़ेंगे, और ये भाजपा के सरकार को हम बोलेंगे, हम समझाएंगे कि जैसे किसानों ने आपको मजबूर किया था 3 काला कृषि कानून वापस करने के लिए, कोई भी फैक्ट्री में अगर इस तरीके से ये कानून लागू करने का, ये कानून का जो मजदूर विरोधी धारा है लागू करने का कोशिश करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में अगर ये कानून का, नया कानून का मजदूर विरोधी धारा आप लागू करने का कोशिश करते हैं, सीआईटीयू, भारत का मजदूर वर्ग, लाल झंडा पूरे ताकत के साथ, पूरे शिद्दत के साथ लड़ेगा। हम बोल रहे हैं कि राज्य सरकार, क्योंकि लेबर जो है कॉन्करेंट लिस्ट में होता है संविधान का, राज्य सरकार अगर चाहेगा तो राज्य सरकार अमेंडमेंट ला सकता है।
केरल का जो एलडीएफ गवर्नमेंट था, वो एलडीएफ गवर्नमेंट गोपाल गौरा, जस्टिस गोपाल गौरा जो रिटायर्ड जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। जो कमेटी ने बोला था कि राज्य सरकार अगर चाहता है तो स्पेशल अमेंडमेंट ला सकता है, जो अमेंडमेंट ला के ये जो श्रम कोड है, इनके जो मजदूर विरोधी धारा है, वो मजदूर विरोधी, श्रम विरोधी धारा के खिलाफ अपने राज्य में प्रोटेक्शन ला सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि हर राज्य में, हर प्रदेश में सीआईटीयू, लाल झंडा, मजदूर, किसान एक होके वहां के सरकार को हम मजबूर करेंगे कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने जो किया किया, हम इंडस्ट्री में लागू नहीं करने देंगे, हम प्लांट में रोकेंगे, हम फैक्ट्री में रोकेंगे, पर राज्य सरकार को भी हम बोलेंगे कि आप जो है इस कानून के अंदर में अमेंडमेंट, संशोधन लाओ और इसका जो मजदूर विरोधी धारा है उसको खारिज करो और मजदूर के लिए प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करो। महाराष्ट्र में तैयार हो जाइए, हम तैयार हो रहे हैं पूरे देश में। सीआईटीयू बोला है कि हर प्रदेश के बड़े बड़े जो शहर है, राजधानियां है, वहां पे हजारों लाखों के तादाद में, और महाराष्ट्र जो तो इस तरीके के लड़ाई में पूरे देश को दिशा दिखाया है। वो नासिक लॉन्ग मार्च से लेके अभी 2 दिन पहले तक आपने जो मार्च किया, कि आपका लड़ने का जो तरीका है, शानदार तरीका, जिस तरीके से आप हजारों के तादाद में आके सरकार को मजबूर करते हैं बात करने के लिए, वही तरीका, ये महाराष्ट्र मॉडल जो हम बोलते हैं संघर्ष का, वो मॉडल हम अपनाना चाहते हैं कि पूरे देश में, अलग अलग शहर में, महाराष्ट्र में अगर हो सके मुंबई में, हो सके नागपुर में, हजारों के तादाद में आप मजदूर के साथ किसान, बाकी जनता को एक साथ में करके, संगठित करके रास्ते में हमें बैठ जाना है। सरकार को बोलना है कि आप अमेंडमेंट लाओ कि हमारे प्रदेश में 12 घंटा काम का कानून नहीं लागू होगा, हमारे प्रदेश में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं लागू होगा, हमारे प्रदेश में हड़ताल करने का अधिकार जो है छीना जा रहा है वो नहीं लागू होगा, हमारे प्रदेश में ट्रेड यूनियन करने का अधिकार जो छीना जा रहा है वो नहीं लागू होगा। सरकार को मजबूर करो। हमारे पास में संविधान का धारा है, हमारे पास में उसका रिकमेंडेशन है। हम बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में लागू नहीं करने देंगे, हम बोल रहे हैं फैक्ट्री में लागू नहीं करने देंगे, हम बोल रहे हैं कि हम राज्य सरकार को मजबूर करेंगे अमेंडमेंट लाने के लिए। एक नए चरण का संघर्ष का शुरुआत हो रहा है। मजदूर के घर में भी हम अपना सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा का काम लेके जाएंगे, मजदूर को अपने रिहायशी इलाके में भी संगठित करेंगे, मजदूर को हम कोशिश करेंगे प्लांट में संगठित यूनियन के अंदर में लेके आने का। मजदूर का स्वतःस्फूर्तता जो है, जो ऑटोनॉमी है, उनका अपना सोचने का, संगठित होने का जो क्षमता है, उसको बढ़ाने का कोशिश करेंगे और उसी के साथ में संगठित आंदोलन के जरिए हम रोकेंगे ये खतरनाक मजदूर विरोधी, देश विरोधी लेबर कानून को। हम बचने के लिए ये संघर्ष को दूसरे चरण में लेके जाएंगे, हम इसको एक सामाजिक राजनीतिक चरण में लेके जाएंगे और ये भाजपा सरकार, इनकी जो जो मजदूर विरोधी, देश विरोधी, जन विरोधी नीति है, इसको हम चुनौती देंगे, इसको हम परास्त करेंगे। ये आशा और ये कॉन्फिडेंस, ये जिम्मेदारी सीआईटीयू अपने कंधे में लिया है। हमें मालूम है कि हमारे देश के मजदूर वर्ग और 1 इंच भी पीछे नहीं जाएंगे। शासन कुछ भी करे, हम उसका प्रतिरोध करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।